हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीएसएस में एलिमेंट सिलेक्टर्स। एलिमेंट सिलेक्टर्स क्या होते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने सीएसएस का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम देखेंगे एलिमेंट सिलेक्टर्स क्या होते हैं। पहली बात तो ये जो हमारा एक टैग होता है पूरा, ये जो हमारा एक टैग होता है ये पूरा एक होता है एलिमेंट। इस तरह हमारे पास कई सारे टैग होते हैं जो होते हैं एलिमेंट। जैसे कि स्पैन टैग हो गया, ये पूरा एक एलिमेंट है यहाँ से यहाँ तक। अब हमें एलिमेंट को सिलेक्ट करना है और उसमें सीएसएस अप्लाई करना है। तो हम देखेंगे कि एलिमेंट को हम कितनी तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जैसे कि ये है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें सीएसएस की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हम HTML में ही स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट देके, जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ स्टाइल इज इक्वल टू, जैसे हम इसे एक बार इसे रन करके देखते हैं बिना सीएसएस के। यहाँ मैंने से ये हमारा आउटपुट है, क्लिक हियर। अब हम इसमें सीएसएस अप्लाई करके देखते हैं। सीएसएस हम इसे इनलाइन सीएसएस कहते हैं। जो हम HTML पेज में ही HTML टैग में ही सीएसएस अप्लाई करते हैं वो कहलाता है इनलाइन सीएसएस। तो इनलाइन सीएसएस में कई सारी प्रॉपर्टीज अपन दे सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट डेकोरेशन। ये सब जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपन ने देखा था कि हमारे पास जो सीएसएस की प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्री डिफाइंड होती हैं और उसकी वैल्यू भी प्री डिफाइंड होती है। ये जब आप यूज करेंगे कई बार तो आपको याद हो जाएंगी। तो टेक्स्ट डेकोरेशन की मैं वैल्यू देती हूँ नन। आप देखेंगे कि अभी हमारे आउटपुट में ये नीचे एक लाइन है, अब इसे रिफ्रेश करेंगे तो इसकी लाइन हट गई है। ये टेक्स्ट डेकोरेशन कोलन नन इज करने से हुआ है। तो अब हम नई प्रॉपर्टी यहाँ देते हैं जिसका नाम है कलर रेड। कलर हमारे टेक्स्ट को चेंज करने के लिए काम आता है। टेक्स्ट कलर नहीं है, ये सिर्फ कलर है। हम यहाँ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर येलो, कुछ भी दे देते हैं अभी जस्ट डेमो के लिए कि हमें ये क्यों नहीं करना चाहिए। अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये आपने देखा कि इसका बैकग्राउंड कलर हो गया है। अब इसका थोड़ा सा बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। बॉर्डर में जो सॉलिड लिखा है इसमें और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि डॉटेड, और भी कई चीज़ें होती हैं जो अपन देखेंगे। बॉर्डर, और एक बार इसे देख लेते हैं बॉर्डर, ये बॉर्डर अप्लाई हो गई है। अब अपन इसे पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 6 पिक्सल। ये सब अभी अपन सीखेंगे। सीएसएस की जब अलग से फाइल बना के अपन जब ये सब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी जस्ट आप देखते जाइए। तो ये पैडिंग मतलब ये अपनी जगह से इतने जितना अपन ने वैल्यू दी है उतनी दूरी बना लेता है। तो पैडिंग अब दे देते हैं बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, और इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये बॉर्डर थोड़ा सा हो गया है। तो अपन का ये थोड़ा बटन टाइप का दिखने लगा है। आप इसमें और भी अच्छे कलर करेंगे तो ये अच्छा बटन दिखेगा। और इसमें अपन क्या दे सकते हैं, फॉन्ट फैमिली वर्धना, और इसका साइज दे देते हैं फॉन्ट साइज 28 पिक्सल। और इसे अपन ने फॉन्ट फैमिली अप्लाई की है और फॉन्ट साइज। तो आप देखेंगे जो आपका फॉन्ट है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके का दिखाई देगा। ये अब इसकी जो इसमें वो था पॉइंट्स थे जो निकले हुए थे वो हट गए हैं। फॉन्ट फैमिली बदल गया है और इसका साइज भी बड़ा हो गया है। तो ये हमने एक टैग में सीएसएस अप्लाई किया। इस तरह हमारे टैग या एलिमेंट कह लें इसे, इस तरह हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। बहुत सारे एलिमेंट्स सब, अगर हम सब एलिमेंट्स में इस तरह के सीएसएस अप्लाई करेंगे इनलाइन सीएसएस, तो हमारा HTML कुछ इस तरह से दिखेगा। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, जरूरी नहीं है कि ये एंकर नाम से होगा, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे।
तो जब हमें अपने HTML पेज में यहाँ कुछ चेंजेस करने होंगे और कई सारी चीज़ें यहाँ लिखी होंगी, तो इसको पढ़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसमें काम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हम यहाँ इनलाइन CSS नहीं देते हैं। तो ये बात थी इनलाइन CSS हम क्यों नहीं करते। अब हम बात करेंगे पेज स्पेसिफिक CSS। पेज स्पेसिफिक CSS क्या होता है, तो यहाँ से ये इनलाइन CSS हटा देते हैं। तो पेज स्पेसिफिक CSS में हम यहाँ एक स्टाइल नाम के टैग में CSS लिखते हैं, स्टाइल। और यहाँ जैसे कि हमने लिख दिया एंकर टैग में हमें कुछ CSS लिखना है। मैं थोड़ा यहाँ का CSS कॉपी कर लेती हूँ। ये साथ हट गया है, कोई बात नहीं। एंकर, यहाँ अपन जल्दी जल्दी कुछ CSS दे देते हैं। फॉन्ट फैमिली वर्धना, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, पैडिंग 10 पिक्सल, कलर ब्लैक और बैकग्राउंड कलर रेड, और क्या दे दें, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो इस तरह से हमने पेज स्पेसिफिक CSS यहाँ दिया है। और इसे अब अपन रिफ्रेश करते हैं, तो जो हमने अभी यहाँ पास वैल्यूज़ दी हैं वो यहाँ अप्लाई हो गई हैं। यहाँ हमने टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं दिया है, तो यहाँ इसकी बॉर्डर नहीं हटी है, मतलब इसकी वो नीचे की लाइन नहीं हटी है, अंडरलाइन। तो अब हम देखते हैं कि हम पेज स्पेसिफिक CSS भी क्यों नहीं यूज़ करते हैं, हम अलग से CSS क्यों यूज़ करते हैं। तो जब हमारे पास यहाँ बहुत सारे टैग होंगे तो हम इस तरह के बहुत सारे टैग्स के लिए यहाँ CSS लिखेंगे। यहाँ बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ टैग्स भी हो सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ टैग्स भी हो सकते हैं, जिसके लिए हमें जब अपने मेन HTML कंटेंट में जब हम जाएंगे तो हमें बहुत सारा स्क्रॉल करना पड़ेगा, जब जाके हम यहाँ आ पाएंगे, और इसे मैनेज करना भी बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए हम पेज स्पेसिफिक CSS को नहीं यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हम मेन CSS कैसे यूज़ करते हैं, जो हम CSS फाइल अलग से बनाते हैं वो कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपने जैसे जिस फोल्डर के अंदर HTML फाइल बनाई है उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना लें CSS के लिए। ये प्रॉपर वे है इसको यूज़ करने का, लिखने का। तो जिस फोल्डर के अंदर CSS फोल्डर जो हमने बनाया है उसके अंदर हम CSS फाइल बनाएंगे। मैंने एक नई फाइल बनाई और इसे सेव करते हैं a1.css। जिस नाम से मैंने HTML दिया था उस नाम से मैंने CSS फाइल दे दिया है a1। अगर आप चाहें तो किसी और नाम से भी दे सकते हैं, लेकिन आप ऐसा लिखेंगे तो आपको ये मैनेज करना ईजी पड़ेगा। वो आप समझ जाएंगे जब आप फ्यूचर में बहुत सारी फाइल्स के साथ डील करेंगे। तो इसे मैं सेव कर देती हूँ। अब हमें सबसे पहले इस HTML फाइल को इस CSS से लिंक करना पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। हमें इस HTML फाइल को बताना है कि हमें इस CSS को यूज़ करना है, तो वो कैसे करते हैं। तो यहाँ आपको हेड टैग के अंदर एक लिंक टैग बनाना है, ये मैंने शायद हटाया नहीं था, ये हेड टैग के अंदर लिंक टैग बनाना है। और यहाँ एक एट्रीब्यूट है रेल, और यहाँ आपको देना है स्टाइल शीट। आपको ये एज इट इज लिखना है, रेल इज इक्वल टू स्टाइल शीट, और यहाँ आपको href देना है। href में आपको इस CSS फाइल का पाथ देना है a1.css। अभी आप CSS कोर्सेज के अंदर जैसे बैठे हैं, आपका कोई भी फोल्डर का नाम हो सकता है, हम यहाँ CSS कोर्सेज के अंदर बैठे हैं, आपको जाना है CSS के अंदर, जिसके लिए लिखेंगे CSS और स्लैश, उसके अंदर आपका फाइल है a1.css के नाम से। आपको ये ज़्यादा याद नहीं करना पड़ा कि आपका फाइल किस नाम से था, क्योंकि आपने इसी नाम से अपना फाइल बनाया था जिस नाम से HTML है। तो अब ये प्रॉपर लिंक हो गया है। और यहाँ आप एक और एट्रीब्यूट दे सकते हैं, टाइप टेक्स्ट स्लैश CSS। ये एक माइम टाइप है कि हम बताते हैं कि ये हमारा फाइल किस टाइप का है। आप गूगल में माइम टाइप सर्च कर सकते हैं, वहाँ आपको बहुत सारे माइम टाइप देखने को मिल जाएंगे।
तो ये हमने अपने HTML से CSS फाइल को लिंक कर दिया। अब देखेंगे कि हमें इस टैग के लिए यहाँ CSS कैसे अप्लाई करना है। इसके लिए हमें एलिमेंट सिलेक्टर का यूज़ करना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आईडी की। हम हर टैग को एक यूनिक आईडी दे सकते हैं। जैसे कि हमारा ये एक टैग है एंकर टैग, यहाँ हम दे सकते हैं आईडी इज इक्वल टू, जैसे मैंने लिख दिया ABC। आपको ये याद रखना है कि आपको कोई भी टैग को एक जैसी आईडी नहीं देना। जैसे आपके पास यहाँ और भी टैग होंगे, स्पैन या कोई भी होगा, तो आपको जो आपने एक बार आईडी दे दी ABC, अब वो वैल्यू आपको दोबारा किसी आईडी में नहीं देनी है। आईडी सबकी यूनिक होना चाहिए, जैसे हमारा आधार कार्ड नंबर होता है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ CSS अप्लाई करने की। जब भी आप आईडी के अकॉर्डिंग CSS अप्लाई करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ हैज़ लिखना है, फिर आईडी का नाम लिखना है ABC। अब इसके अंदर जो आपने पहले CSS अभी लिखा था वो सब आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और भी वैल्यू यहाँ कर देते हैं फॉन्ट फैमिली वर्धना। टेक्स्ट डेकोरेशन की और भी वैल्यूज होती हैं, जैसे कि ओवरलाइन, मतलब जो आपकी लाइन आती है वो इसके ऊपर आ जाएगी। लाइन थ्रू में ये 20 से क्रॉस हो जाएगी। इसके लिए अगर आप, क्योंकि हर कोई आपको सारी प्रॉपर्टीज वैल्यू नहीं बताता है, इसके लिए जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर देखिए। आप डॉक्यूमेंटेशन देख के बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। आप चाहें तो w3schools.com का डॉक्यूमेंटेशन प्रेफर कर सकते हैं, यहाँ बहुत ही अच्छे से बताया गया है। तो ये है, यहाँ आप लर्न CSS में जाइए और आप यहाँ देखेंगे कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, टेक्स्ट अलाइन, फॉन्ट फैमिली, और यहाँ आप प्रॉपर्टीज़ रेफरेंस में जाइए। यहाँ मैंने क्लिक किया और आप यहाँ देखेंगे कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, बैकग्राउंड साइज़, और आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, जैसे ये दिया हुआ है। यहाँ क्लिक करते हैं, इसकी वैल्यूज़ देखते हैं। ये टेक्स्ट डेकोरेशन में ओवरलाइन, लाइन थ्रू, अंडरलाइन, और आप चाहें तो यहाँ ट्राई इट योरसेल्फ में जाके देख सकते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। यहाँ ये खुल रहा है। तो ये रही वैल्यूज़ टेक्स्ट डेकोरेशन। ओवरलाइन में आप देखेंगे कि ये ऊपर आ गया है, लाइन थ्रू में ये 20 से लाइन कट हो जाती है, और ये अंडरलाइन में, और आप एक साथ मल्टीपल वैल्यूज़ भी जैसे अंडरलाइन, ओवरलाइन दे सकते हैं। तो अब डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर प्रेफर करिए। तो अब हम बात करते हैं अगली चीज़ के बारे में। यहाँ तो हमने यहाँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन लिया है, और फॉन्ट फैमिली वर्धना, फॉन्ट फैमिली के लिए भी आप देख सकते हैं। और यहाँ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं, कलर कर देते हैं, कलर, और यहाँ से कलर चूज़ कर लेते हैं। व्यू टूल बार, आपके एडिटर में शायद ये ना हो तो आप गूगल में कलर कोड्स देख सकते हैं, UI कलर पिक्चर देख सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारे अच्छे कलर मिल जाएंगे। तो यहाँ मैंने कलर दे दिया, ये कलर दे दिया मैंने। टेक्स्ट कलर यहाँ नहीं लिखना है, सिर्फ कलर लिखना है अगर आपको किसी टेक्स्ट का कलर बदलना है। तो यहाँ बैकग्राउंड कलर, ये हम बात कर रहे हैं ABC के बारे में, ABC आईडी जिसको हमने अप्लाई की है, और यहाँ कोलन लिख दिया, और यहाँ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। यहाँ मैंने ये डार्क वाला दे दिया, यहाँ इसको 9 कर देते हैं, और यहाँ कुछ लाइट कलर दे देते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया रेड, और यहाँ दे दिया। अब एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। ये मैंने रिफ्रेश किया तो हमारा पेज कुछ इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमने आईडी के थ्रू CSS कैसे अप्लाई किया। जब हम यहाँ आईडी लिखते हैं तो हम यहाँ हैज़ करके आईडी का नाम लिखते हैं, ये समझना आपको ज़रूरी है। बाकी ये तो आप अप्लाई कर सकते हैं ईजिली। तो यहाँ और भी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कुछ। पैडिंग में आप पिक्सल में वैल्यू दीजिए, जैसे मैंने यहाँ दिया 10 पिक्सल, थोड़ा कम दे देते हैं 6 पिक्सल, और यहाँ इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप इसमें डिफरेंस देखिएगा। तो आप देख सकते हैं पैडिंग हमने 6 पिक्सल दिया तो ये अपनी चारों तरफ से 6 पिक्सल की दूरी बना लिया,
और इसमें आप बॉर्डर दे दीजिए चाहे तो, बॉर्डर 1 पिक्सल। सबसे पहले आपको लिखना है कि आपको कितनी डार्क बॉर्डर बनानी है, 1 पिक्सल की बनानी है कि 2 पिक्सल की, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद सॉलिड, सॉलिड की जगह आप डॉटेड भी लिख सकते हैं, डॉटेड, डॉटेड, और यहाँ कलर दे दिया रेड, और यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे डॉटेड आपको ये दिख रही है बॉर्डर इसकी, और कलर दिख रहा है, और अपने मनपसंद का कलर आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात थी आईडी के थ्रू सीएसएस अप्लाई करने की। अब हम बात करते हैं दूसरे एलिमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें दूसरे एलिमेंट सिलेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो गाइज जैसे कि हमारे पास यहाँ एक लिंक है, अगर आपको यहाँ और भी लिंक बनानी है, जैसे कि आपकी लॉगिन है, लॉगिन लिंक, लॉगिन और साइन अप, और यहाँ आपने लिख दिया लॉग आउट, और यहाँ लिख दिया प्रोफाइल, और यहाँ भी आपने सेम आईडी दी है, पर आपको सेम आईडी नहीं देनी है, अलग अलग आईडी देनी है। तो यहाँ लिख दिया, इसमें दे दिया AA, और इसमें दे दिया BB, यहाँ दे दिया CC, और यहाँ दे दिया DD। तो यहाँ अपन AA के लिए कर देते हैं AA, और अगर आपको सेम चीज़, आपको सेम लिंक BB के लिए बनानी है, सेम डिज़ाइनिंग, तो यहाँ ये BB कर देते हैं, BB, और CC के लिए। तो आपको 3 चीज़ों के लिए एक जैसी लिंक बनानी है, और इसे सेव कर देते हैं और यहाँ रिफ्रेश करते हैं। तो आपको 3 चीज़ों के लिए एक जैसे लिंक बनानी है, और इसके लिए डिफरेंट बनानी है। तो आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ कि आपका यहाँ कोड डुप्लीकेसी हो रही है, वही कोड आपको 3 बार लिखना पड़ा, वही आपकी जगह भी से ज़्यादा लगी, और आप यहाँ कई बार इसको मैनेज करेंगे। अगर आपको किसी दिन यहाँ की बॉर्डर बदलना चाहते हैं तो आपको हर जगह जाके इसकी बॉर्डर बदलनी पड़ेगी। तो आप इसके लिए एक चीज़ और सोच सकते हैं कि क्यों ना आप एंकर टैग में ही इसको अप्लाई कर दें। जैसे कि यहाँ हमने एंकर टैग में ही अप्लाई कर दिया और यहाँ सबको हटा दिया, तो आप एक बार में ही हो जाएगा आपका सब सारे एंकर टैग में। पर आप यहाँ नहीं करना चाहते थे तो यहाँ भी हो गया, तो फिर क्या करेंगे? तो एक चीज़ अपन और कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ आपने AAID में दिया है, आप कॉमा करके यहाँ BB भी लिख सकते हैं, और यहाँ कॉमा करके CC भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा ये सब हट जाएगा, आपका कोड एक ही बार लिखना पड़ेगा। तो यहाँ रिफ्रेश करते हैं, तो ये तो आप, लेकिन यहाँ आपको एक प्रॉब्लम होगी, आपको जहाँ जहाँ एक ही जैसा CSS देना है, आपको हर जगह जाके अलग अलग तरह की आईडी देनी पड़ेगी, ABB CC, क्योंकि आप एक तरह की आईडी नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए क्लास एलिमेंट सिलेक्टर का यूज़ करते हैं। तो गाइस क्लास में क्या करते हैं, हम यहाँ क्लास, जो क्लास नाम का एट्रीब्यूट है, हम यहाँ क्लास की अगर AA वैल्यू देते हैं या फिर यहाँ लिंक दे देते हैं, तो आप दूसरी क्लास में भी एक ही नाम का क्लास की वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ मैंने क्लास लिंक दिया, और यहाँ भी आप दे सकते हैं, और यहाँ भी दे सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको एक जैसा अप्लाई करना है CSS, वहाँ आप क्लास दे दीजिए, और ये आईडी हटा देते हैं। अब आपको नई आईडी को मैनेज नहीं करना पड़ेगा, इससे आपको बहुत सारी आईडी याद रखनी पड़ेंगी, बहुत सारे चेंजेस देखने पड़ेंगे। तो हम यहाँ क्लास का यूज़ करते हैं, क्लास लिंक दे दिया, और अब आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। जब आपको क्लास में CSS अप्लाई करना है तो आपको लिखना है डॉट, और यहाँ क्लास का नाम, और मैंने सेव किया, और यहाँ इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखेंगे कि एक ही आ रहा है। अपन यहाँ कुछ चेंजेस करके देख लेते हैं, यहाँ सॉलिड बॉर्डर कर देते हैं, और यहाँ बैकग्राउंड कलर भी बदल देते हैं, ये कुछ ये कर दिया, और यहाँ इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका बटन इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो आपको बहुत सारा कोड भी नहीं लिखना पड़ा, और बहुत सारी आईडी भी नहीं मैनेज करनी पड़ी, आपको सिर्फ सब में एक ही क्लास को अप्लाई करना पड़ा। अगर आप चाहते हैं कभी कि आपके सारे लॉगिन बटन का कलर ब्लू हो जाए या कोई और हो जाए, तो आप सीधे यहाँ जाके कलर
ब्लू लिख सकते हैं। आपको बार बार कहीं जाके ब्लू ब्लू लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे अपन रिफ्रेश करते हैं तो ये ब्लू एक साथ ही हो गया है। तो हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि मल्टीपल चीज़ें एक साथ इसमें कर सकते हैं। तो ये बात थी एलिमेंट सिलेक्टर्स की। इसके अलावा आप जैसे कि यहाँ के लिए आपको अलग चीज़ करनी है तो आप यहाँ आईडी दे दें, आईडी प्रोफाइल दे दें जैसे मिलता जुलता, ताकि आपको मैनेज करने में इजी लगे। और यहाँ प्रोफाइल के लिए अलग से CSS अप्लाई कर सकते हैं यहाँ। तो गाइज ये बात थी एलिमेंट सिलेक्टर्स के बारे में। अगले वीडियो में हम यहाँ की CSS की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि आप अपने वेब पेज को और क्या कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।